बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। बेटा ये दोनों ही ग्लैंड जो है ना बहुत ही खास हैं और ये दोनों एक साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तभी इनको हम एक साथ ही इन दोनों को पढ़ेंगे। और ये दोनों ग्लैंड भाई और बहन है। इसमें भाई जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड वो थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच होते हैं ये चार नन्हे मुन्ने से ग्लैंड, जिनको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड को। बेटा थायराइड ग्लैंड जो है ना, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी बेटा नेक रीजन में होता है, ये हमारी गर्दन के अंदर होता है, और पैराथायराइड ग्लैंड भी हमारी गर्दन के अंदर ही होता है। थायराइड ग्लैंड जो आपका मौजूद है ना बेटा, वो आपकी सांस की जो नाली है, जिसको हम ट्रेकिया या वेंट पाइप भी कहते हैं, उसके बिल्कुल ऊपर होता है। ये आपकी सांस की नाली है, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं गर्दन के अंदर। सांस की नाली के बेटा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स, या आपका आवाज पैदा करने वाला ऑर्गन, उसके ये थोड़ा सा नीचे होता है ये आपका ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन जो होती है ना, वो होती है इन्फीरियर टू लैरिंक्स, या यूं कहेंगे लैरिंक्स के नीचे होता है, और ट्रेकिया जो सांस की नाली है उसके ऊपर होता है। ये इसकी होती है लोकेशन थायराइड ग्लैंड की। और थायराइड ग्लैंड जो होता है बेटा, ये बायलोब्ड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के हम देखें तो इसके अंदर टोटल दो लूब होते हैं। इसमें एक होता है राइट लूब, दूसरा होता है लेफ्ट लूब। और ये दोनों ही जो लूब हैं ये बेटा आपस में जुड़े हुए हैं एक कनेक्शन पॉइंट के जरिए। ये सेंटर में इस कनेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं बेटा इस्थमस कहते हैं। इस्थमस ये गोश्त के टुकड़े के जरिए ये दोनों थायराइड ग्लैंड के लूब आपस में अटैच हैं। एक और बात तो स्पेशल ये है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, आपकी बॉडी में ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड ओवरऑल सवाल आ जाए तो लिवर है, पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो वो थायराइड ग्लैंड होता है। इसका वजन 25 ग्राम तक होता है। बाकी आपकी बॉडी में जो भी 8 से 10 एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सारे छोटे छोटे होते हैं। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी बेटा थायराइड ग्लैंड ही होता है, और उसकी शक्ल होती है बटरफ्लाई लाइक, पोपट के जो पर हैं विंग्स हैं उनके जैसी होती है, तितलियों की जैसी होती है। तो लोकेशन की बात करें, इट इज फाउंड इन नेक रीजन, ये ट्रेकिया के ऊपर होता है, हमारे सांस की नाली उसके ऊपर होता है वेंट्रिकल पे, और हमारे लैरिंक्स के बिल्कुल ये नीचे होता है। शेप इसकी बटरफ्लाई लाइक है, और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरऑल ग्लैंड की बात आए तो लिवर हम टिक करेंगे, एक्सोक्राइन की बात आए तो भी लिवर आपको टिक करना है, एंडोक्राइन की बात आए तो आपको थायराइड ग्लैंड पे टिक मारना है आंख बंद करके। ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये बायलूब्ड है बेटा, और ये कनेक्ट है इस्थमस के जरिए। थायराइड ग्लैंड जो है ना आपका, ये टोटल 3 हार्मोन बनाता है, एक T3, दूसरा T4, तीसरा कैल्सिटोनिन। T3 जो हार्मोन है और T4 जो हार्मोन है, ये इसके नाम पड़े हैं इसकी कंपोजिशन की वजह से। बेटा T3 हार्मोन बना हुआ है 3 नमक के एटम्स का, और आपका T4 बना हुआ है 4 नमक के एटम्स का। ऐसे इसके ये नाम बने हैं। T3 जो है इसका नाम है बेटा ट्राई, यानी कि 3 आयोडोथायरोनिन। ये आयोडीन का बना हुआ है, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स का। ऐसे ये बना हुआ है 4 आयोडीन का T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T4 का बेटा दूसरा नाम है थायरोक्सिन भी इसको कहते हैं। ये इनके दोनों के नाम जो है ये कंपोजिशन के हिसाब से पड़े हैं, नमक की क्वांटिटी के हिसाब से। अब इन दोनों को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा। T3 जो हार्मोन है बेटा, ये माइनर हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड में ये 10% प्रोड्यूस होता है, और ये एक्टिव फॉर्म में रहता है हमेशा। T4 जो है ना बेटा, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहता है हार्मोन, और ये 90% होता है प्रोड्यूस आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब पावर की हम बात करें, फंक्शन की, तो T3 हार्मोन 4 गुना ज्यादा काम करता है, ये ज्यादा पोटेंशियल रखता है, ये ज्यादा पावरफुल है काम के हिसाब से T4 से। T4 जो है ना, ये 4 गुना कमजोर होता है, 4 गुना कम ये पोटेंट होता है या एबल होता है काम करवाने में, क्योंकि ये लूजली अटैच होता है हमारे टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ। और T3 जो होता है ना, एक तो ये एक्टिव फॉर्म में रहता है, और दूसरा ये कि ये बेटा टाइटली अटैच होता है हमारे रिसेप्टर के साथ। इस वजह से ये काम भी 4 गुना ज्यादा बेहतर कर सकता है या करवा सकता है T4 से। अच्छा जी, फिर हम देखें तो इन दोनों की कंपोजिशन में भी फर्क है बेटा। T3 हार्मोन जो बना हुआ है 4
आपके आयोडीन के मालिक्यूलों का और साथ में टायरोसिन अमीनो एसिड का। T4 बना हुआ है 4 आपके नमक का और टायरोसिन का। T3 में 3 नमक होते हैं, T4 में 4 नमक होते हैं। ये इन दोनों में फर्क है और उसके काम में फर्क है। बाकी ड्यूरेशन की बात करें तो T3 हार्मोन जो है ना वो 4 टाइम लेस ड्यूरेबल है देन T4 से। T3 जो हार्मोन है ये 4 टाइम लेस ड्यूरेबल है देन T4 से। ये इसकी हमने डिफरेंस को भी बात कर लिया है। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और पेन भी बहुत है बैकबोन के अंदर भी में, और ये चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, रेस्ट वगैरह भी थोड़ा प्रॉपर नहीं है, काम भी ज़्यादा है, तो टाइम मुश्किल से निकालना पड़ता है यूट्यूब के लिए भी। और यूट्यूब आपको पता है एक वीडियो जो है उसको बनाने में, अपलोडिंग में, एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में एक वीडियो आधे घंटे का 3 से 4 घंटे लगाता है, तो टाइम टेकिंग भी बहुत है, ठीक है ना। तो ये मुश्किल टास्क है बहुत आपके लिए कर रहे हैं बहरहाल, और हुलिया भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरा। अच्छा जी, तो बहरहाल पढ़ते हैं इसको। तो T3 जो हार्मोन है बेटा इसका नाम है ट्राई आयोडोथायोनिन। T4 इसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायोनिन। इसका क्लियर यहाँ पे नाम और कंपोज, इसके नाम में ही सारी चीज़ बयां हो रही है। ये एक्टिव फॉर्म में रहता है और ये हार्मोन इनएक्टिव फॉर्म में होता है बेटा। ये प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड में 10%, ये प्रोड्यूस होता है 90%। T3 हार्मोन 4 टाइम पोटेंट है, ये 4 गुना ज्यादा पावरफुल है, काम ज्यादा करवाता है देन T4 से। T4 जो है ये 4 टाइम लेस पोटेंट है। T3 4 टाइम लेस ड्यूरेबल है। ड्यूरेशन की बात करें भाई ये 4 गुना काम तो ज्यादा करवाता है T3, पर ये काम कुछ टाइम के लिए करवाएगा, ड्यूरेशन इसकी कम है 10 से 20 मिनट से। ऐसे T4 की ड्यूरेशन ज्यादा होती है, 4 टाइम ज्यादा होती है, 80 मिनट्स तक होती है, ठीक है ना। ऐसे ड्यूरेशन के साथ ये थोड़ा ज्यादा है, कंसंट्रेशन की ज्यादा है इस वजह से। अच्छा जी, तो 4 टाइम लेस ड्यूरेबल है और ये 4 टाइम हाईली ड्यूरेबल है देन T3 से। बाकी दोनों में चीजें सेम ही है, इसमें 3 नमक होते हैं और एक टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, इसमें आपका 4 नमक होते हैं और टायरोसिन अमीनो एसिड, ये इसकी कंपोजिशन है। अब थोड़ा चलते हैं इसकी कंपोजिशन पे। तो बेटा ये दोनों ही हार्मोन जो है ना ये बने हुए हैं मॉडिफाई अमीनो एसिड्स के, और इस मॉडिफाई अमीनो एसिड का नाम है टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जो आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, टायरोसिन एक किस्म का अमीनो एसिड है, उसको ये मॉडिफाई करता है। जब टायरोसिन अमीनो एसिड में डी कार्बोऑक्सिलेशन होगी ना तब ये टायरोसिन अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा आपके इस 2 हार्मोन में, T3 और T4 में। अच्छा जी, अब ये T3 बनेगा या T4 बनेगा ये डिपेंड करता है नमक की क्वांटिटी पे। अगर टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ 3 नमक के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं या एटम्स अटैच होते हैं तो ये हार्मोन कहलाएगा T3 हार्मोन। T3 हार्मोन तब बनेगा जब टायरोसिन अमीनो एसिड जो होगा ना उसके ऊपर 3 आयोडीन अटैच हों। T4 तब बनेगा जब आपके थायराइड ग्लैंड में टायरोसिन अमीनो एसिड के ऊपर 4 आयोडीन जो है वो अटैच हो जाए, तब हम कहेंगे कि भाई ये हार्मोन T4 है। फर्क बस इतना ही है, इसमें एक नमक कम होता है आयोडीन, इसमें एक आयोडीन ज्यादा होता है। तो इन दोनों ही हार्मोन को बनाने के लिए नमक आपको लाजमी खाना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड या आयोडीन या नमक लाजमी है। तो ये इनकी कंपोजिशन है बेटा। तो ये बने हुए मॉडिफाई अमीनो एसिड के, इस मॉडिफाई अमीनो एसिड को कहते हैं टायरोसिन। टायरोसिन के साथ अटैच होगा जब साल्ट, तब भी ये 2 हार्मोन बनते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। और ये जो अमीनो एसिड इसको हम दूसरे लफ्ज़ में बायोजेनिक अमीन कहते हैं, यानी कि मॉडिफाई अमीनो एसिड के बने हुए हार्मोन या बायोजेनिक अमीन भी इन दोनों हार्मोन्स को हम कहते हैं। अब इसके काम पे आते हैं बेटा। ये T3 और T4 के बहुत ज्यादा काम है हमारी बॉडी, 8 से 10 ये फंक्शन करते हैं। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं हार्मोन, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाते हैं, लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में डेवलपमेंट कराते हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं ना तब हमारे जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, हमारी बोन्स की जो डेवलपमेंट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट है, ये सब करवाने वाले ये दोनों हार्मोन होते हैं। अब अगर ये हार्मोन कम होते हैं किसी बच्चों के अंदर तो उन बच्चों की ग्रोथ तो हो जाती है पर डेवलपमेंट नहीं होती है। जैसे मिसाल एक बच्चा है वो 20 साल का तो हो गया है, अब उसका ब्रेन को आपको तो नज़र ऐसे आएगा जैसे बड़ा हो, वो नौजवानों के जैसा ही ब्रेन है,
होता बिल्कुल साइज में बराबर है, हमारे जितना ही होता है, पर उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है। उस ब्रेन के अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी सलाहियत, इतनी पावर, इतनी एबिलिटी या इतनी पोटेंशियल नहीं होगा कि ब्रेन हर बात को समझ सके, हर चीज़ को कैच कर सके। उस बच्चे में इतनी मैच्योरिटी नहीं होगी, वो 20 साल के लड़कों की तरह सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, चीज़ों को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा। उसमें इतनी मैच्योरिटी लेवल भी कम होगी, दिमाग वो कमज़ोर होगा उसका, और उसके आर्गन भी वीक होंगे। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, हर एनवायरमेंटल चेंजेस में वो एडाप्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ें उसमें थोड़ी कमी होगी डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के लिए ये दोनों हार्मोन लाजमी होते हैं। और एक रिसर्च में अभी मालूम पड़ा है कि ये T4 हार्मोन ही कन्वर्ट होता है T3 हार्मोन में। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और यही एक्टिव फॉर्म में आता है, तब यही कन्वर्ट होता है T3 के अंदर। पर हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें आपको सिर्फ बुक्स की चीज़ें ही पढ़ानी है। और आपके बुक्स में यही लिखा हुआ है कि T3 और T4 दोनों ही काम करते हैं और दोनों ही बराबर के काम करते हैं। और आपके बुक्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है T3 थोड़ा ज़्यादा पोटेंट होता है। पोटेंट का मतलब ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ये फंक्शन करवा सकता है, 4 टाइम थोड़ा बेटर है T4 से। तो इसके काम को हम शुरू करते हैं बेटा। इन हार्मोन का काम है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, या हमारी बॉडी में जो दिल धड़क रहा है, डाइजेशन वगैरह जो हो रही है, या हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसको इंक्रीज करना, ये इसका काम होता है। इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या कंजप्शन, ये रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाएंगे, इसके नतीजे में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी हमारे अंदर। और ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगी? ये लंग्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं ये दोनों ही हार्मोन। इंक्रीज हार्ट बीट, दिल की धड़कन को ये बढ़ाएंगे, दिल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। दिल जैसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? उसके नतीजे आपका खून भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, जिसके नतीजे क्या होगा? बीपी भी हमारा, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई हो जाएगा। तो ये बीपी को हाई करते हैं, इंक्रीज अवर ब्लड प्रेशर, देन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं। बेटा ये जो हार्मोन है दोनों, ये उन एंजाइमों को एक्टिव करते हैं जो एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, कैटालिस वगैरह जो भी एंजाइम है। इसके नतीजे में आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में एटीपी बढ़ेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही तो एटीपी बनती है। एटीपी जैसे बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप में बॉडी में आप ताकत फील करोगे। ये भी करवाने वाले यही हार्मोन्स होते हैं। यानी कि ये हार्मोन ज़्यादातर इन्वॉल्व में कैटाबॉलिक प्रोसेस में, ये कैटाबॉलिज्म कराते हैं दोनों ही हार्मोन T3 और T4। मॉलिक्यूल्स को ये तोड़ते हैं बजाय उनको बनाने में, सिवाय एक चीज़ के, कोलेस्ट्रॉल की। लिपिड को ये बनवाते हैं, लिपिड का एनाबॉलिज्म कराते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वगैरह है, खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट है, उसकी ये कैटाबॉलिज्म करते हैं। प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर। जैसे देखो हमारी बेटा ब्रीदिंग बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगी, तो रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में क्या होगी? हीट पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी। वही हीट, वही गर्माश हमारी बॉडी को जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करके देगी। हमारे जिस्म में जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है 37 सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला भी यही दो हार्मोन होते हैं। हम जब सर्दी आती है तो सर्दी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सर्दी में हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, उसको मेंटेन करने वाले ये दो हार्मोन है T3 और T4। यानी कि ये हार्मोन बेटा क्या करते हैं? थर्मो रेगुलेशन करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है रेगुलेशन अवर बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन करा रहे हैं इंक्रीजिंग करके रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर, ये इसका एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है ना। आपका जो लिवर होता है, जिगर या जेरा, लिवर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को बनवाते हैं ये हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल बहुत अहम है, कोलेस्ट्रॉल से ही आपका आगे चलकर विटामिन डी बनेगा, आपके सेक्स हार्मोन बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन वगैरह। और कोलेस्ट्रॉल आपकी सेल मेम्ब्रेन को भी बनवाता है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है कोलेस्ट्रॉल की। ये भी इसको बनाने वाले T3 और T4 हार्मोन होते हैं लिवर के अंदर। देन आपका कराता है डेवलपमेंट, जो हम डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन फीटस। फीटस का मतलब है छोटा बच्चा। माँ की कोख के अंदर जो छोटा बच्चा होता है, नन्हा मुन्ना सा, यूटेरस के अंदर, उस छोटे बच्चे को हम कहते हैं फीटस। उसके अंदर ब्रेन की डेवलपमेंट कराना, ब्रेन की ग्रोथ कराना, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। ऐसे उसकी हड्डियां हैं, उसकी डेवलपमेंट कराना, बोन्स की। बोन्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में, अपने जो भी सिस्टम में बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, उसकी डेवलपमेंट कराना भी इन T3 T4 हार्मोन का ही काम होता है। डेवलपमेंट ऑफ मसल या मस्कुलर सिस्टम, ग्रोथ है एंड मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे काम होते हैं आपके T3 और T4
हार्मोन्स के जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम चले तो ये हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं बेटा, आपको पता होगा सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होता है, जो सारे ग्लैंड्स का बाप है, उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, सेरिब्रम के नीचे थैलेमस है, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर कंट्रोल करता है आपके इस थायराइड ग्लैंड को। और पहले पहले क्या होता है, आपकी बॉडी में कोई चेंज आती है, कोई स्टिमुलाई मिलता है, उसको डिटेक्ट करते हैं आपके रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अब अपना एक हार्मोन छोड़ेगा, इस हार्मोन को हम कहते हैं TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस बेटा अब अपना हार्मोन छोड़ेगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप पे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लूप इस हार्मोन को देख के एक्टिव हो जाएगा, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लूप अपना एक हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब पिट्यूटरी ग्लैंड का खून के जरिए आएगा बेटा यहाँ थायराइड ग्लैंड पे, फिर थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा, स्टिमुलेट करेगा। फिर ये थायराइड ग्लैंड जो है अपने दो हार्मोन छोड़ेगा जिनको हम कहते हैं T3 और T4 हार्मोन। तो ये दोनों ही जो हार्मोन है T3 और T4, इसकी सीक्रेशन को कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना हार्मोन जिसका नाम है आपका TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। और TSH को सीक्रेट करने वाला TRH हार्मोन होता है जो आपके हाइपोथैलेमस का है। तो ये मतलब ये कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है अपने TRH हार्मोन के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को अपने हार्मोन के जरिए जिसका नाम है TSH हार्मोन। फिर थायराइड ग्लैंड जाके एक्टिव होगा और थायराइड ग्लैंड अपने ये दो हार्मोन छोड़ेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे काम काज होते हैं। अच्छा जी, तो ये दोनों कौन से हार्मोन हो गए, ट्रॉपिक हार्मोन। TRH और TSH दोनों ट्रॉपिक हार्मोन है, ये दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। T3 और T4 नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड जो भी हार्मोन है बेटा ये सारे नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है। अब आगे हम चलते हैं इसकी डिजीज के ऊपर। इन T3 T4 हार्मोन की वजह से बीमारियां भी होती हैं। दो कंडीशन है, जब ये हार्मोन कम रिलीज होंगे तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा जब रिलीज होंगे तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले चलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। हाइपोथायरॉयडिज्म का बेटा मतलब होता है जब T3 और T4 है ना, इन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम बने हमारी बॉडी में, या ये हार्मोन कम रिलीज हो। अब ये कम हार्मोन तब बनते हैं जब हम नमक को कम लें। हमारे खाने में, फूड में जब हम नमक को कम लेंगे ना, तब ये दोनों हार्मोन भी कम बनेंगे T3 और T4, क्योंकि ये बनते ही नमक से हैं बेटा। और नमक हमें नॉर्मल लेना चाहिए 1.5 मिलीग्राम, 1.5 mg मिलीग्राम लेना चाहिए। अगर इससे कम नमक लेते हैं तो हमारी बॉडी में कंडीशन होगी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके नतीजे में दोनों हार्मोन कम बनेंगे और इन दोनों हार्मोन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां होंगी। एक बीमारी इसका नाम है गोइटर, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड की साइज जो है वो बेटा बढ़ जाएगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में एक कंडीशन होती है गोइटर, जिसमें क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से हुई है। इसका रीजन है लो आयोडीन इनटेक इन योर फूड। अब गोइटर का इलाज बहुत इजी है। इसका एक ही इलाज है, आपको नमक लेना है, नमक को गर्म पानी में मिला के फिर गर्म पानी को आप लेना है आपके मुंह में और उसके गुब्बारे करने हैं, ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, ऐसे अक्षय कुमार की तरह, ठीक है। फिर आपको वो पानी थूक देना है। ऐसे 3-4 दिनों में आपका गोइटर ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। दो और बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, एक होती है मैक्सिडिमा, एक होती है क्रेटिनिज्म। मैक्सिडिमा जो होती है ये भी T3 T4 हार्मोन की कमी की वजह से होती है। और बड़ा मैक्सिडिमा होती है बड़े बंदों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर होती है। क्रेटिनिज्म होती है छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। ये इन दोनों हार्मोन की कमी की वजह से होती है। मैक्सिडिमा के अंदर क्या होगा कि जो बड़े बंदे हैं ना, उसके अंदर वेट गेन होगा, वो मोटे होते जाएंगे। जब ये T3 T4 हार्मोन कम होंगे तो मेटाबॉलिज्म उसका लो हो जाएगा, उसके अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग कम होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगी, उसकी BP लो हो जाएगी। ऐसे उसकी बॉडी में डेवलपमेंट सही नहीं होगी, दिमाग उसका काम नहीं करेगा, एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, सुस्ती बढ़ जाएगी, वेट उसका गेन होगा, वो मोटापा उसका बढ़ता जाएगा,
वो चलने फिरने में उसको दुश्वारी होगी, क्योंकि इन सबको कामों को कंट्रोल करने वाला यही दो हार्मोन होते हैं, इनकी कमी में ये होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा कि वेट गेन होगा, लेदरी यानी कि सुस्ती होगी, इसके अलावा आपका कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, सर्दी जो है उसको बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हीट तो पैदा ही नहीं हो रही, रेस्पिरेशन हो ही नहीं रही है, बहुत लो हो रही है इन हार्मोन की कमी की वजह से। ये हार्मोन ही है जो रेस्पिरेशन बढ़ाते हैं, हमारे ना शिवरिंग वगैरह ये चीज़ें कराते हैं। वैसे शिवरिंग वगैरह एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कराते हैं हार्मोन, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। इसके अलावा चिल्स होगी, चिल्स का मतलब है उसको सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, उसको सर्दी लगेगी। और इसके अलावा होगा हेयर लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ड्राई स्किन वगैरह होगी, ये सारे इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। अब आगे एक बीमारी है क्रेटिनिज्म, जो छोटे बच्चों के अंदर होगा। अगर छोटे बच्चों में हार्मोन कम बनते हैं ना, तो उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। वो बच्चा बड़ा तो हो जाएगा पर ब्रेन उसका डेवलप नहीं होगा, नर्वस सिस्टम उसका यूँ कह सकते हैं डेवलप नहीं होगा, उसके स्केलेटल डेवलप नहीं होगा, डाइजेस्ट सिस्टम उसका कमज़ोर रहेगा, ये सारे सिम्टम होते हैं। और उस बच्चे की ग्रोथ भी कम होगी, स्टंट ग्रोथ होगी, बच्चा ड्वार्फ पैदा होगा, बच्चा ड्वार्फ होगा। ये इसकी कंडीशन है क्रेटिनिज्म की। दूसरी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए, ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं, ज़्यादा नमक खाने की वजह से भी हो सकते हैं, या किसी डिजीज़ है उसकी साइड इफेक्ट है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। ये सारे इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। इसके नतीजे में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज के अंदर क्या होता है कि आप समझ जाएं, ये हार्मोन जब ओवर सीक्रेट होंगे तो ये सारे प्रोसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा उसकी बीपी रहेगी, उस बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्रेव डिजीज के अंदर। इसके अलावा उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। ये सारे इसके क्या है सिम्टम्स होते हैं ग्रेव डिजीज के। और उसको पसीना भी ज़्यादा आएगा, बीपी उसकी हाई होगी, तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस वगैरह भी बढ़ जाते हैं इसके ग्रेव डिजीज के अंदर। ये सारे इसके बेटा कारण है। तो इस कंडीशन में हमें नमक कम खाना है, टेंशन कम लेनी है, ये सारी चीज़ें, अल्कोहल, शराब वगैरह, सिगरेट वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, खुश रहना होगा, डोपामिन को ज़्यादा रिलीज कराना होगा, जो चीज़ आपको पसंद है वो देखनी पड़ेगी, यानी कि मूवीज़ वगैरह है, सॉन्ग्स वगैरह है, घूमना फिरना, XYZ ऐसे, ठीक है। तो सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। हर चीज़ को नॉर्मल खाएं, अच्छी चीज़ें खाने से हम ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे चलते बेटा, एक तीसरा हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी थायराइड ग्लैंड बनाता है, और कैल्सिटोनिन जो है ना, ये बना हुआ अमीनो एसिड का। टोटल 32 अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर, और ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड का मतलब वो हार्मोन जो 50 से कम अमीनो एसिड के बने हुए हों। कैल्सिटोनिन जो होता है ना बेटा, ये हार्मोन आपकी बॉडी में तब रिलीज होता है जब आपके खून में कैल्शियम लेवल हो वो ज़्यादा हो, हाई हो। जब हाइपर कैल्शियमिया होगी ना बेटा, तब आपकी बॉडी में कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करेगा। अब कैल्सिटोनिन को रिलीज कराने वाला नर्व इंपल्स होता है, न्यूरॉन्स होते हैं आपके, मोटर न्यूरॉन। इसके लिए कोई हार्मोन वगैरह नहीं आता है पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह से, ठीक है बेटा। कैल्सिटोनिन का काम है, ये तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में हाइपर कैल्शियमिया हो, हाई कैल्शियम लेवल हो, और ये 3 ऑर्गन पे काम करता है। इसके कैल्सिटोनिन के बेटा टारगेट जो ऑर्गन है वो 3 है, एक आपका किडनी है, एक इंटेस्टाइन है, इसके अलावा आपकी तीसरा ऑर्गन है बोन्स, हड्डियां। ये क्या करेगा आपके खून में, ये आपका खून है, ब्लड की नाली, उसमें कैल्शियम हाई है, तो हाई कैल्शियम को ये निकालेगा बाहर किडनी के जरिए। खून में जो कैल्शियम होगा ना ज़्यादा, उसको ये निकलवाएगा किडनी से, और किडनी इसको एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकालेगी, और ये कैल्शियम एक्स्ट्रा आएगा पेशाब में, और पेशाब के थ्रू ये एक्स्ट्रा कैल्शियम निकलेगा बाहर। ये हार्मोन एक करता है, किडनी से एक्स्ट्रा कैल्शियम को पेशाब के थ्रू बाहर निकालेगा, यानी कि कैल्शियम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा काम, एक्स्ट्रा कैल्शियम है इसको ये डिपोजिट कराएगा बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर। और ये कैसे करवाएगा? विटामिन डी की मदद से। ये हार्मोन है विटामिन डी को एक्टिव करता है आपकी किडनी के अंदर। आपकी किडनी में ये एंजाइम होते हैं जो विटामिन डी की कन्वर्जन करते हैं किडनी के अंदर। ये हार्मोन किडनी में जाके किडनी में विटामिन डी को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, और विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं विटामिन D3 कहते हैं। ऐसे किडनी के थ्रू इसने विटामिन डी को एक्टिव कर दिया, कैल्शियम हार्मोन है। अब ये विटामिन डी की मदद से आपके खून से एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में जमा कराएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन। तो ऐसे हड्डियों को भी हार्मोन मजबूत करता है एक्स्ट्रा कैल्शियम को डिपॉजिट करके। नंबर 2 तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये आएगा बेटा, कैल्शियम हार्मोन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो खाने के अंदर अगर कैल्शियम पड़ा है तो उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके खून में कैल्शियम हाई है। तो इन 3 तरीकों से ये हार्मोन आपके कैल्शियम को मेंटेन करता है, हाई कैल्शियम को नॉर्मल करता है। तो कैसे? किडनी के अंदर ये रिलीज कराएगा कैल्शियम को इन यूरिन, पेशाब के अंदर ये छोड़ाएगा,
ताकि कैल्शियम ब्लड में नॉर्मल हो सके। बोन्स के अंदर ये कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन करवाता है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कराता है बोन्स के अंदर, ओस्टियोसाइट सेलों के अंदर, ओस्टियोब्लास्ट सेलों के अंदर। हड्डियां जो होती हैं आपकी बोन, इन बोन के अंदर ये कैल्शियम को जमा कराएगा, खून से निकाल के हड्डियों के सेलों को देगा। ऐसे खून में देखो कैल्शियम नॉर्मल होता जाएगा। अच्छा जी, तीसरा ये ऑर्गन है जिसको ये एफर करता है या टारगेट है जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ऊपर लिखा पड़ा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ये इनहिबिट करेगा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को खाने से, ताकि कैल्शियम हमारा नॉर्मल रह सके। ये इसका काम होता है कैल्सिटोनिन का। अब कैल्सिटोनिन जो होता है बेटा, इसके अपोजिट होता है एक और हार्मोन जो आपके पैराथायराइड ग्लैंड का है, इसका नाम है पीटीएच या पैराथ्रोमोन हार्मोन। पैराथ्रोमोन हार्मोन और कैल्शियम दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब इन दोनों हार्मोन का लाजमी कैल्शियम को मेंटेन करना, क्योंकि कैल्शियम अगर हाई रहेगा ना तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारी बॉडी को। उसकी वजह से हमारी बीपी हाई हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसके नतीजे हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे जब बीपी हमारी हाई हो जाएगी, किडनी के फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कहीं ना कहीं पे माना बॉडी का कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। और हाई कैल्शियम जो है ना ये किडनी में स्टोन भी बनाता है, किडनी के अंदर, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन, जो 80% आपकी किडनी में कॉमन स्टोन होते हैं। तो कैल्शियम हाई भी नुकसानकार है, लो कैल्शियम भी नुकसानकार है। हर चीज़ का नॉर्मल होना लाजमी होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर होम्योसिस के लिए। अगला हम ग्लैंड बेटा पढ़ते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब ये पीछे की तरफ, पोस्टीरियर साइड पे, बिहाइंड। ये जो ग्लैंड है ये पैरा है, पैरा का मतलब है पीछे होता है। कहाँ पे पीछे, थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड जो है ना इसके पीछे ये ग्लैंड अटैच होते हैं और ये टोटल 2 ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड एक होता है मगर ये बायलूब्ड है। पैराथायराइड टोटल 4 होते हैं और ये कोई लूप के बने हुए नहीं है, ये यूनी लूप नहीं, ये खुद एक ही होते हैं, कोई लूप शूप नहीं है। और हर एक थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये 2-2 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। टोटल ये पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं। तो दे आर फाउंड इन आवर नेक रीजन, ये टोटल 4 होते हैं, ये पोस्टीरियर साइड पे होते हैं थायराइड ग्लैंड पे। अच्छा जी, अब ये बनाते हैं टोटल एक ही हार्मोन, इसका नाम है पीटीएच हार्मोन या पैराथ्रोमोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन भी इसको कहते हैं, या पैराथॉक्सिन भी कहते हैं, या पैराथायरोक्सिन भी कहते हैं इसको। और ये जो हार्मोन है बेटा ये बना हुआ है प्योरली अमीनो एसिड का। पीटीएच आपका हार्मोन बना हुआ है टोटल 84 अमीनो एसिड का, और इसको हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन। आपके बुक में लिखा हुआ है पेप्टाइड हार्मोन, तो हमें इसको पेप्टाइड ही पढ़ना है क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है। पर एक्चुअली पेप्टाइड हार्मोन उसको कहते हैं जिसमें अमीनो एसिड 50 से ज़्यादा हो, तो बहरहाल इसमें 84 अमीनो एसिड है, पर बुक में पेप्टाइड लिखा हुआ है तो हम इसको पेप्टाइड ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें बात किसकी मानी है, बुक्स की। फिर चाहे बुक्स में भले वो चीज़ सही हो या गलत हो, XYZ, चलो छोड़ दें उसको। तो पीटीएच जो है इसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ्रोमोन या पैराथॉक्सिन भी कहते हैं। और ये पेप्टाइड हार्मोन है बेटा बना हुआ 84 अमीनो एसिड का, और ये तब रिलीज होता है जब हाइपोकैल्सीमिया होगी, जब आपके खून में कैल्शियम लेवल लो होगा। अब ये भी 3 ऑर्गन पे अटैक करता है, यानी कि 3 ऑर्गन को ये अपना टारगेट बनाता है। नंबर 1 सेम जो इस हार्मोन के टारगेट थे आपके कैल्सिटोनिन के, किडनी में ये हार्मोन आएगा पीटीएच किडनी में, और किडनी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करेगा। अगर पेशाब के अंदर कोई कैल्शियम आ गया है तो उस पेशाब से उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके खून को देगा, ये इसका काम है पीटीएच का। ऐसे वो खून के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करेगा। दूसरा इसका टारगेट अगले आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर आपने जो खाना खाया है उस खाने में जो भी कैल्शियम है उसको ये एब्जॉर्ब कराएगा। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन बेटा विटामिन डी को एक्टिव कराता है किडनी के अंदर, और विटामिन D3 यहाँ पे जाएगा आपके इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे जाके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन में। तीसरा काम, ये हड्डियों के ऊपर काम करता है पीटीएच। हड्डियों के अंदर ओस्टियोसाइट सेल होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। ये जो हार्मोन है पीटीएच, ये आपके बोन्स के अंदर एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ये हड्डियों के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेलों को स्टिमुलेट करेगा। फिर ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है ना इनको हम कहते हैं बोन डेस्ट्राइन सेल। ये सेल जो है ना ओस्टियोक्लास्ट सेल, ये ओस्टियोसाइट सेलों को तोड़ेंगे और उन ओस्टियोसाइट सेलों से कैल्शियम निकाल के खून को देंगे। ऐसे खून में कैल्शियम की लेवल बराबर या मेंटेन हो जाएगी। ऐसे 3 ऑर्गन के थ्रू ये हार्मोन आपके अंदर कैल्शियम को मेंटेन करता है। तो ये हार्मोन बिल्कुल इस हार्मोन के अपोजिट है। ये हार्मोन क्या कर रहा था बेटा, एक्स्ट्रा कैल्शियम था तो ये किडनी से बाहर निकल रहा था कैल्सिटोनिन, और पीटीएच क्या कर रहा है, किडनी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा रहा है, खून को दे रहा है। कैल्सिटोनिन क्या करता था, इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने नहीं देता था, इनहिबिट करता था।
और पीटीएच क्या कर रहा है, खाने के अंदर जो भी कैल्शियम था आपके इंटेस्टाइन में उसको ये एब्जॉर्ब करवाता है। अच्छा, कैल्सिटोनिन बोन्स के अंदर कैल्शियम को स्टोर कराता है, डिपॉजिट करवाता है विटामिन डी की मदद से। पर ये जो है ये बोन से कैल्शियम को निकलवाता है ओसियोक्लास्ट सेलों की मदद से। तो ऐसे कैल्शियम को ये दोनों ही मेंटेन करने हैं, दोनों का काम कैल्शियम को ही मेंटेन करना है। और ये जो हार्मोन है ना पीटीएच, ये हमारा बोन्स को नुकसान देता है क्योंकि बोन्स में कैल्शियम निकल रहा है। और लाजमी भी है भाई, खून में अगर कैल्शियम नॉर्मल नहीं होगा तो हमारा नर्व पल्स सही पैदा नहीं होगी अगर कैल्शियम की कमी है तो। और ऊपर से हमारी मसल सही कांटेक्ट नहीं होगी क्योंकि मसल को कांटेक्ट करने के लिए भी कैल्शियम चाहिए ना। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ऐसे हमने एक्टिन, ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी आपके, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पड़े थे ना मसल के अंदर। तो आप देखें एक्टिन जो है ना उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन आ जाता है। उस ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए कैल्शियम चाहिए ना, कैल्शियम अटैच होता है ट्रोपोनिन के ऊपर, ट्रोपोनिन फिर ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा। इसके नतीजे में थिनोथिक फिला एक्सपोज होंगे, फिर थिनोथिक आपस में अटैच होते हैं जिसके नतीजे में हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में नॉर्मल कैल्शियम होना लाजमी है, बीपी को मेंटेन करने नॉर्मल कैल्शियम होना लाजमी है। नर्व पल्स दिमाग के अंदर जो मैसेज पैदा होता है उसको भी मेंटेन करने के लिए कैल्शियम लेवल लाजमी नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो इस वजह से ये सारे हार्मोन हैं। और ये हार्मोन हड्डियों के अंदर एक बीमारी कराता है, इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां भी कमजोर होती हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज यही है भाई, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम की टेस्ट कराओ। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप वो फूड खाओ जिसमें कैल्शियम मौजूद है, XYZ सप्लीमेंट वगैरह लें। तो ये था ओवरऑल आपका टॉपिक। अब ओवर पीटीएच से रिलीज होता है हद से ज़्यादा तो आपके जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है इसमें ट्यूमर होगा, आगे चलकर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल थी इसकी एक ही डिजीज जो कुछ बुक्स में लिखी हुई थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। तो बड़ा थायराइड ग्लैंड जो है ना आपका, ये और ये दोनों जो है आपकी नेक के अंदर है। ये थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई लाइक होता है, बायलूब्ड स्टमक के अटैच है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन बनाता है, एक है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 और T4 है, इन दोनों में फर्क होता है कंपोजिशन का और कंसंट्रेशन का और इसके काम की एबिलिटी का। T3 ये बेटा ये बना हुआ है 3 नमक का और टायरोसिन का, ये बना हुआ है 4 सोडियम के आयन का और आपके 1 टायरोसिन का। ऐसे T3 जो होता है बेटा ये एक्टिव फॉर्म होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ये 10% होता है, ये 90% होता है। ये 4 गुना ज्यादा पावरफुल है, ये 4 गुना कम पावरफुल है फंक्शन के हिसाब से, पर ड्यूरेशन इसकी ज्यादा होती है काम के हिसाब से, इसकी ड्यूरेशन कम होती है 4 गुना। कंपोजिशन में ये दोनों सेम है, फर्क इतना ही है उसमें 1 नमक कम होता है, इसमें 1 नमक का आयन ज्यादा होता है, ये इनका फर्क होता है। ये बने हुए टायरोसिन अमाइंस के यानी कि मॉडिफाई अमाइंस के। फंक्शन इसके बहुत सारे हैं, ये हमारी बॉडी में इनकी करते हैं, मेटाबॉलिज्म इनकी करते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन इनकी करते हैं, हार्ट बीट को ग्लूकोज के ब्रेकडाउन कराते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, थर्मोशन कराते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं लिवर के अंदर, डेवलपमेंट कराते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके अलावा कि मस्कुलर सिस्टम की। ये सारा काम इन 2 हार्मोन्स के हैं। अब इसके नतीजे में बीमारी भी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के नतीजे में बेटा, जब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे तो तब बीमारी होगी ग्रेव डिजीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके सिम्टम वगैरह, जिसमें बंदे के अंदर जो है ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेटा रेस्पिरेशन, रेटा ब्रीदिंग, स्वीटिंग वगैरह सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, अच्छा जी, हाइपोथायरॉयडिज्म में 3 बीमारियाँ होती हैं, एक होती है ग्वाइटर, केराटिनिज्म, मैक्सिडीमा। ग्वाइटर जो होती है ये इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इसको हम कहते हैं ग्वाइटर, ये नमक की कमी की वजह से होती है। अच्छा जी, अगर बच्चों के अंदर नमक कम हो बॉडी में तो उसमें केराटिनिज्म की बीमारी होगी जिसमें उसकी डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा और ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा। मैक्सिडीमा होती है अडल्ट के अंदर, बड़ों के अंदर। अगर हम अभी से नमक कम खाएं 1.5 मिलीग्राम से तो हमारे अंदर मैक्सिडीमा होगी जिसमें हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बीपी वगैरह, ये हार्ट बीट वगैरह हर चीज़ जो है वो कम हो जाएगी, वेट हमारा बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा, ये XYZ। कैल्सिटोनिन हार्मोन इसका तीसरा हार्मोन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है बेटा, और ये बना हुआ है टोटल 32 अमीनो एसिड का, और ये हाइपर कैल्शियम के टाइम रिलीज होता है जब कैल्शियम लेवल आपका हाई हो जाए। ये काम करता है इंटेस्टाइन पे, किडनी पे और बोन्स पे। इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम को रिलीज कराता है और एब्जॉर्ब होने में नहीं देता है, किडनी से रिलीज कराता है पेशाब में, और बोन्स के अंदर ये कैल्शियम को डिपो कराता है यानी कि हड्डियों को मजबूत बनवाता है, ये इसकी प्लस पॉइंट है। अच्छा, पीटीएच हार्मोन ये था बनाने वाला पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड टोटल 4 होते हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे अटैच होते हैं, ये भी होते हैं आपके ट्रेकिया के ऊपर ही है, थायराइड ग्लैंड से अटैच होते हैं, ये 4 है टोटल। और ये एक ही हार्मोन बनाते हैं पीटीएच जो कि पेप्टाइड हार्मोन 84 अमीनो का बना हुआ है। पीटीएच हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो डाउन हो जाए, लो हो जाए,
तब ये रिलीज होगा और ये तीनों ऑर्गन पे काम करता है। इसके टारगन 3 है, किडनी है, बोन्स है और आपका इंटेस्टाइन है। किडनी में ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, और आपका इंटेस्टाइन जो उसमें ये एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को विटामिन डी की मदद से। विटामिन डी ये कहाँ से बनवाता है? किडनी से। किडनी भी आपका विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी बनाने वाले 2 ऑर्गन है, एक आपकी स्किन है, दूसरा किडनी है, ठीक है। खासतौर पर किडनी एक्टिव करती है विटामिन डी को, उसके अंदर ये एंजाइम होते हैं। अच्छा जी, बोन्स के अंदर ये कैल्शियम को निकल आएगा ओस्टियोक्लास्ट सेलों के जरिए। ये था आपका ओवरऑल टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। टाइम लगता है भाई, मेरे वीडियो 30-40 मिनट के होते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं, रटा लगाने की जरूरत नहीं है, और अच्छी तरह पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज देने में ज़ाहिर टाइम तो लगेगा ना बेटा, ठीक है बेटा। एक्सलेंट।